नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो इससे पहले हमने होमोलिटिक फिजन भी पढ़े और हेटेरोलिटिक रिएक्शन भी पढ़े। तो जब भी होमोलिटिक फिजन हो जाती है या हमारे पास क्या हो जाती है, हेटेरोलिटिक फिजन हो जाती है, या अगर हमारे पास होमोलाइसिस हो चुका है या क्या हो जाए हेटेरोलाइसिस हो जाए, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, बॉन्ड की फिजन हो जाती है ना, क्या हो जाती है, बॉन्ड की फिजन हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इसी टाइम एक शॉर्ट लाइव्ड फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, शॉर्ट लाइव्ड फ्रेगमेंट, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस शॉर्ट लाइव्ड फ्रेगमेंट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं तो इसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें पहला इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बेनियंस, हम पढ़ेंगे कार्बेनाइंस हम पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री और रेडिकल्स हम डिस्कस करेंगे, और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे कार्बीन्स, फोर्थ पर हम पढ़ेंगे कार्बीन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कार्बोनियम आयन को। कार्बोनियम आयन ऑर्गेनिक आयन होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक आयन्स होते हैं विच contains which contain a positively charged कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो जो कार्बोनियम आयन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है। अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉजिटिवली कार्बन आयन मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। और इसको हम कार्बोकेटायन भी कहते हैं, इसको हम कार्बोकेटायंस भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकेटायंस भी कहते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है Z, इसके साथ एक एटम अटैच है। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन जब भी बनेगा कार्बोनियम आयन जब भी बनेगा, तो उसमें यहाँ पर ये जो एटम अटैच है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो Z है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो Z है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड पेयर है ये इसको अपने साथ लेके चला जाता है, इसको अपने साथ लेके चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या है, अब एक इंटरमीडिएट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन इसको हम कहते हैं, या इसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बोकेटायन इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बोकेटायन होता है, ये जो कार्बोकेटायन होता है ये अपने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को यूज़ करता है, और ये 3 बॉन्ड बनाता है। अगर ये किस चीज़ के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, या किसी भी मिथाइल ग्रुप के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये अपने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
ये कार्बन एटम है, ये इसका एक स्पिक्ट्रियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका सेकंड वन है और ये इसका क्या है, थर्ड वन है। और यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे ये पी ऑर्बिटल जो है ये लाई करता है। ये क्या है, ये इसका पी ऑर्बिटल है जो कि खाली हो चुका है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और इसी पी ऑर्बिटल की वजह से इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो चुका है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ चुकी है। और ये अपने कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, ये अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है अगर ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ। अच्छा, अब ये जो कार्बन पॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक कौन कर सकता है या ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये रिएक्शन कर सकता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके क्या कर सकता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की हम बात करते हैं। जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोनियम आयन की, वो दो तरह से ये स्टेबल हो सकते हैं। फर्स्ट वन है वो क्या है, रेजोनेंस। फर्स्ट वन क्या है, रेजोनेंस है। और इसमें जो सेकंड वन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या उस में अगर इसके साथ अटैच हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो दो सूरत हाल है, इन दोनों से ये क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। जो रेजोनेंस है फर्स्ट वन, इसमें ये किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, तो हम यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एलाइल कार्बोनियम आयन है। एलाइल कार्बोनियम आयन है, एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C2, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये इसके साथ ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको स्टेबलाइज हो जाता है और फिर से ये वापस इस तरह से आ जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन दोनों के ऊपर क्या करता है, घूमता रहता है। तो इसी तरह से ये अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज बना सकता है। इसी तरह से हम बेंजाइल कार्बोनियम आयन की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम है, वो बेंजीन के साथ अटैच है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटान बनाया है, तो वो थ्रू बेंजीन जो रिंग होता है, तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो उसी रेजोनेंस का फ़ायदा उठा के ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। तो जो दूसरा यहाँ पर रीज़न है स्टेबिलिटी के लिए, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अगर कार्बोकेटायन के साथ प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितनी भी ज़्यादा अटैच हों उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, स्टेबल बनेगा। जिस तरह कि यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, इसके साथ अटैच हैं 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन, ये सारे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हम एक कार्बन पॉजिटिव लेते हैं, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और 1 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हम लेते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है।
अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं इस पॉजिटिव की तरफ। ये जो पॉजिटिव आयन है इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयन है ये स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और यहाँ पर 2 ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और यहाँ पर एक जो है वो डोनेट करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की डोनेशन होगी वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोनियम आयन जो होता है उसको हम नाम किस तरह से देते हैं। कार्बोनियम आयन को हम नाम किस तरह से देते हैं, तो इसका जो पेरेंट अल्केन होता है, इसका जो पेरेंट अल्काइल ग्रुप होता है, पेरेंट अल्काइल ग्रुप जो होता है उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, कार्बोनियम आयन को हम नाम देते हैं। जिस तरह के ये वाला है ना, ये वाला, ये सारे हाइड्रोजन हैं। अब ये मिथाइल ग्रुप से डिराइव्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। और इसी तरह से ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये इथाइल डेरिवेटिव है, इसको हम कहते हैं इथाइल कार्बोनियम आयन। इस तरह से अगर कोई और है, इस तरह से CH3 और कार्बन पॉजिटिव CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कार्बोनियम आयन को हम नाम दे सकते हैं। तो कार्बेनाइंस क्या होते हैं, कार्बेनाइंस वो होते हैं एक ऑर्गेनिक आयन्स होते हैं जो कंटेन करते हैं नेगेटिवली चार्ज कार्बन। तो ये भी किसके रिजल्ट से बनता है, ये बनता है अगर हमारे पास हेट्रोलाइटिक फिजन होती है, हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन की रिजल्ट में क्या बनते हैं, कार्बेनाइंस बनते हैं। लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल में यहाँ पर हम लेते हैं कि ये एक कंपाउंड है, इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन हो रही है। अब यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर ये जो Z है, ये जो Z है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड की फिजन होती है, जब बॉन्ड की फिजन होती है तो ये जो दोनों पेयर यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों कौन लेके चला जाता है अपने साथ, कार्बन लेके जाता है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो इस तरह से बनेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया प्लस Z पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव कार्बन का कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बेनाइन। क्या कहते हैं, इसको हम कार्बेनाइन कहते हैं। अच्छा, अब जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है कार्बेनाइन का, ये अगर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाता है, जिस तरह की मिथाइल या इथाइल ग्रुप है, तो फिर ये अपने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को इस्तेमाल करता है। अगर ये कार्बेनाइन जो है इफ कार्बेनाइन है ये बॉन्डेड है, किस चीज़ के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो फिर ये कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, अपने अपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, ताकि ये कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बना ले, अपने 3 सिग्मा बॉन्ड बना ले। कितने बॉन्ड बना ले, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए फिर ये अपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बेनाइन क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है या ये बॉन्डेड है अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ, F कार्बेनाइन्स इज बॉन्डेड
टू एन अनसैचुरेटेड ग्रुप। अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ ही क्या है, अटैच्ड है, बॉन्डेड है, जिस तरह के हम एग्जांपल लेते हैं बेंजाइल कार्बेनाइन की, बेंजाइल कार्बेनाइंस, बेंजाइल कार्बेनाइंस के साथ ये अटैच हैं, तो यहाँ पर ये किस चीज़ के ये अपने कौन सी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। जो नाम है, इसका जो नाम है कार्बेनाइन को हम किस तरह से नाम देते हैं, तो ये हम कहाँ से लेते हैं, इसके पेरेंट अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से। जिस तरह के हमने इससे पहले बात की कार्बोनियम आयन की, वहाँ पर भी हम यही इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर लेट सपोज हम लेते हैं ये वाला, ये हाइड्रोजन 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 है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बे कार्बेनाइन इसको हम कहते हैं। और इस तरह से अगर ये है CH3 और C नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये इथाइल है, तो इसको हम कहते हैं इथाइल कार्बेनाइन। तो इस तरह से इसको हम नाम दे सकते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी की जब बात आती है इसकी जब स्टेबिलिटी की बात आती है, तो ये भी दो तरीक़ों से स्टेबल हो जाता है। अच्छा, स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेजोनेंस, और सेकंड नंबर पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, फर्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस की, बात करते हैं कि थ्रू रेजोनेंस ये किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करवा सकता है। हमारे पास लेट सपोज बेंजाइल कार्बेनाइन है, लेट सपोज हमारे पास बेंजाइल कार्बेनाइन है, CH2 नेगेटिव और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये जो अपना नेगेटिव है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट करवाता है यहाँ पर इसको, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर क्या बनता है, ये इस तरह से हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है CH2, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर हो गया और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर हुआ। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर आ जाता है, और इससे क्या हो जाता है, बन जाता है इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड यहाँ पर आया, एक बॉन्ड यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, और इससे क्या बन जाता है, इससे ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इस तरह से बन, ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड ये CH2। तो ये सारे क्या हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो थ्रू रेजोनेंस ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज बना सकता है। और दूसरी बात जो स्टेबलाइजेशन के लिए है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कार्बेनाइन के साथ, अगर कार्बेनाइन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, क्या अटैच हैं, नेगेटिव आई ग्रुप्स अगर अटैच हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राविंग ग्रुप अगर अटैच हैं, तो वो वाला जो कार्बेनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेट सपोज यहाँ पर हम
ये नेगेटिव चार्ज हैं लेते हैं, ये सारे क्या है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, और यहाँ पर इसके साथ अटैच है एक फ्लोरीन, और यहाँ पर दोनों क्या है हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो कार्बेनाइन है इसके साथ 2 फ्लोरीन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन है, और ये भी कार्बेनाइन है, और यहाँ पर कार्बेनाइन के साथ 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किससे अटैच हैं? इस वाले से अटैच है, टर्सरी वाले से। ये फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगाएं, लेट सपोज कार्बेनाइन है, सी नेगेटिव है, इसके साथ अटैच हैं एक ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर जो है इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और यहाँ पर है इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाने की कोशिश करें, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, और भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसको अनस्टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो ये वाला होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? हमने होमोलिटिक फिजन में भी कहा था कि जब भी होमोलिटिक फिजन हो जाती है तो हर एक एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, और इसी रिज़ल्ट क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है फ्री रेडिकल बनते हैं? ये बनते हैं जब भी होमोलिटिक फिजन होता है, जब भी होमोलिटिक फिजन होता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन है और इसने जेड के साथ क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। अब जब होमोलिटिक फिजन हो जाती है तो ये जेड अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एज रिज़ल्ट क्या बन जाता है, यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, एक ये रेडिकल बनता है और साथ में जेड फ्री रेडिकल जो है ये भी बन जाता है। अब इसका जो कार्बन होता है, जो फ्री रेडिकल कार्बन होता है, फ्री रेडिकल, ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ये कितने ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है? ये अपने कौन से ऑर्बिटल का, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। जिस तरह के यहाँ पर हम लेते हैं, ये कार्बन है, इसका ये ऊपर और नीचे इसका क्या है, p ऑर्बिटल है, और ये इसकी क्या है, प्लेन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें ये इसका क्या है, p ऑर्बिटल है। और ये कौन सा p ऑर्बिटल है? ये वो वाला p ऑर्बिटल है जिसके अंदर क्या मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये कार्बन है, ये तो वो p वाला ऑर्बिटल हुआ, और ये जो बना है, और साथ में ये वाला और ये वाला, ये मैं इसको रेड शेड करवाता हूँ, ये वाले जो हैं, ये वाले क्या हैं, ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं ये इसके sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो ये बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है, ये इसका p ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ये एज ए होल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और साथ में ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं कि जो फ्री रेडिकल होते हैं इसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके ऊपर फिर कोई चार्ज क्यों नहीं आता? तो जो फ्री रेडिकल होते हैं ये कोई आयन नहीं होता, यहाँ पर नए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, बस बॉन्ड टूट जाता है और अपना हर एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी तादाद सेम होती है, तो इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ये रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव
होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद यहाँ पर सेम होती है। और जो फ्री रेडिकल होते हैं ये अगर किसी और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होते हैं या किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये और भी लार्जर फ्री रेडिकल बना सकते हैं। तो कार्बोनियम आयन की तरह इसकी भी स्टेबिलिटी होती है, लाइक कार्बोनियम आयन्स। जिस तरह की स्टेबिलिटी की बात हमने किसमें की, कार्बोनियम आयन की, उसी तरह की जो स्टेबिलिटी होती है वो फ्री रेडिकल की भी होती है। टर्शरी फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। अच्छा, ये तो हुई बात फ्री रेडिकल्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्बीन्स की। तो कार्बीन्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रल स्पीशी होते हैं जिसमें कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस तरह के हमारे पास ये एक कार्बन है, इसके साथ ये 2 बॉन्ड हैं और इसके साथ ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। तो इसका स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम ले तो हमारे पास क्या है, मिथाइलिन। क्या है, मिथाइलिन है। इसको हम H2C और कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ 2 बॉन्ड भी मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बीन्स कहते हैं। और कार्बीन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये किस चीज़ का काम करते हैं, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन है, ये इसका प्लेन पे ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है इसका अच्छा, ये 2 बॉन्ड हुई इसके और यहाँ पर इसके साथ पी ऑर्बिटल है जिसमें क्या मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहाँ पर इसका एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर इसका दूसरा मतलब ये इसका पी ऑर्बिटल है अबव एंड बिलो द प्लेन। ये क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल इसका मौजूद है। और इसका जो ऑर्बिटल होते हैं ये sp2 होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके होते हैं। अब कार्बीन को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कैसे हम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का साथ हम रिएक्शन करते हैं अल्कोक्साइड का। फॉर एग्जांपल हम जो स्ट्रॉन्ग अल्कली है यहाँ पर लेते हैं, हम अल्कोक्साइड लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एक तो ROH अल्कोहल बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, Cl3 एंड ये तो सॉरी Cl3 कार्बन और ये क्या बन गया, अल्किन डबल बॉन्ड। और ये इसको हम क्या कहते हैं, कार्बीन हम इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या बन जाता है, एक तो अल्कोहल बन जाता है और साथ में ये बन जाता है। अब ये जो स्पीशी है Cl3 नेगेटिव, ये फर्दर क्या करती है, ये Cl2 कार्बन और साथ में ये क्या बन जाते हैं, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये क्या बन गया, इसका कार्बीन बन गया। इसके साथ 2 बॉन्ड भी मौजूद हैं और इसके साथ 2 क्या मौजूद है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसके साथ मौजूद है। और जो कार्बीन होते हैं इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो होते हैं वो ये वाला होता है कि हमारे पास क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका रिएक्शन हम करते हैं CH2N2 डाईएज़ोमीथेन है, डाई एज़ो मीथेन यूवी लाइट के प्रेजेंस में
तो ये क्या बनाता है, CH3CH एंड CH2, यहाँ पर CH2 और ये क्या बनाया साइक्लोप्रोपेन। तो ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो ये इसकी क्या है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं जिसमें ये साइक्लोप्रोपेन बनाता है या उसके डेरिवेटिव को प्रिपेयर करता है। थैंक यू सो मच।